Now I am become death. The यानी मैं मौत बांटने वाली ऐसी मशीन बन चुका हूं जो दुनियाओं को ख़त्म कर देगा। ये अल्फाज थे अमरीकी साइंसदान ओपनहाइमर के, जिनको दुनिया फादर ऑफ एटम बम के नाम से जानती है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे कि एटम बम किस तरह से बना और उसको बनाने वाले के साथ क्या हुआ। दोस्तों, एटम बम बनने की शुरुआत होती है 2 अगस्त 1939 से, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक़्त के अमरीकी सदर रोज़वेल्ट को एक ख़त लिखते हैं और उसमें वो ये ख़दशा ज़ाहिर करते हैं कि हिटलर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी कर रहा है और उसको देखते हुए हमें भी एटम बम बनाना चाहिए। ख़त पढ़कर अमरीकी सदर रोज़वेल्ट तशवीश में मुब्तला होते हैं और वो उस वक़्त की यूएस आर्मी को ये ऑर्डर जारी करते हैं कि एटम बम के ऊपर फौरी रिसर्च शुरू कर दी जाए। 1930 में ओपनहाइमर ने दुनिया के सियासी और माशी हालात का जायज़ा लेना शुरू किया और उस वक़्त वहाँ पर अमेरिका में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको उन्होंने ज्वाइन किया और उसकी मीटिंग्स का हिस्सा बनने लगे और उसके एक मुस्तकिल डोनर की हैसियत उन्होंने वहाँ पे इख्तियार की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि उनकी यही सियासी वाबस्तगी किस तरह से उनके लिए वबाल जान बनी। दोस्तों, एटम बम के खालिक तो ओपनहाइमर ही हैं, लेकिन उनका जितना भी काम है वो सारा एक थ्योरी के ऊपर बेस करता है और वो थ्योरी पेश की थी एनरिको फर्मी ने, और उस थ्योरी का नाम है न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। ये थ्योरी, इसमें बुनियादी तौर पे जिस एलिमेंट को लिया गया है वो यूरेनियम 238 है, लेकिन यूरेनियम 238 बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, जिससे न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता यूरेनियम 235 जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और अनस्टेबल है, जिसकी वजह से उसको आप एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुदरती तौर पर जितना भी यूरेनियम पाया जाता है वो 99% यूरेनियम 238 है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा होता है साइंसदानों के लिए कि वो किस तरह से यूरेनियम 235 आइसोटोप की मिकदार हासिल करें जिससे वो आगे चलकर एटम बॉम्ब बना सकें। दोस्तों, साइंसदानों ने जब यूरेनियम 238 आइसोटोप से यूरेनियम 235 हासिल करना चाहा तो इसमें उनको जो चैलेंज आया उसके लिए उन्होंने मदद हासिल करना चाहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन से। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा करने से उनको मना कर दिया, क्योंकि उनका यूएस गवर्नमेंट का मानना ये था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वाबस्तगी और नज़रियात हैं जो कि उनकी इस प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी लीक का बाइस बन सकती है। दोस्तों, आइंस्टाइन बहुत ही मशहूर साइंसदान था और उसको पिछली सदी का जीनियस कहा जाता है। आइंस्टाइन रात को 10 घंटे की नींद लेता था और वो दिन के अंदर भी क्विक नैप्स लेता था। दोस्तों, ये जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बने फिरते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ काम 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 और रात को सिर्फ 4 घंटे सोएं, तो ये झूठ है। एक सेहतमंद इंसान को विद सम एक्सेप्शंस उसको 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वो उसके लिए ज़रूरी है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको अपने इस चैनल के ज़रिए से दुरुस्त मालूमात आप तक पहुंचाएं जो आपके लिए फ़ायदे का बाइस बने। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि हम मज़ीद इस तरह के कंटेंट्स आपके सामने लेकर आ सकें। साइंसदानों ने यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाने के लिए 4 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, जिनमें से 2 कामयाब हुए। जिसमें से पहला तरीका ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का, और दूसरा तरीका था गैसियस डिफ्यूजन का। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिस की मदद से यूरेनियम 235 और 238 को उन्होंने अलग किया, और दूसरे तरीके गैसियस डिफ्यूजन में उन्होंने यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस मेम्ब्रेन में से पास किया और उसके नतीजे में जो हैवी मॉलिक्यूल्स थे उनको अलग कर लिया और जो हल्के मॉलिक्यूल्स थे उनको अलग कर लिया। इस तरीके से वो कामयाब हुए यूरेनियम 238 के आइसोटोप्स को अलग करने में और 235 को अलग हासिल करने में। इस रिसर्च के साथ ही साइंसदान एक चीज़ पर और भी रिसर्च कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन आइसोटोप को यूरेनियम 238 पर बम्बार्डमेंट की और उसके नतीजे में प्लूटोनियम हासिल किया। और प्लूटोनियम की जब उन्होंने खसूसियात को जांचा तो उनको ये जानकर हैरानगी हुई कि जो प्लूटोनियम है वो यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा मौजू और सूटेबल है एटम बम की तैयारी के लिए। कहा यह जाता है कि एटम बम शायद बनता ही ना अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक़्त अमरीकी सदर को ये ख़त ना लिखते।
अब होना तो ये चाहिए था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही एटम बम बनाने की जिम्मेदारी दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकन ये समझते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ताल्लुक चूंकि जर्मनी से है तो उसके हिटलर के साथ करीबी रवाबित हो सकते हैं, इसलिए उनको एटम बम बनाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। यही वजह थी कि एटम बम बनाने की जिम्मेदारी स्पुर्द की गई ओपनहाइमर के, और यूएस आर्मी ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के तहत न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक पूरा नया शहर आबाद किया गया जिसको नाम दिया गया लॉस एलमोस का, और उस पूरे शहर के अंदर उन्होंने कोई 6,000 से 8,000 लोग इकट्ठे किए, जो बुनियादी तौर पे जिनके अंदर इंजीनियर शामिल थे, जिनके अंदर टेक्नीशियंस शामिल थे और जिसके अंदर साइंसदान शामिल थे। और वो प्रोजेक्ट एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो एटम बम को बनाने के लिए काम कर रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी ने पैसा पानी की तरह बहाया और उस प्रोजेक्ट पर उस वक्त $2.2 बिलियन की बहुत ही बड़ी रकम खर्च की गई। ओपनहाइमर सन 1904 में न्यूयॉर्क के एक जर्मन ज्यूइश खानदान में पैदा हुए। वो बचपन से ही चाइल्ड जीनियस थे। वो बहुत कम उम्री में, तकरीबन 10 साल की उम्र में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बड़े हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स वो उस वक्त सॉल्व कर रहे थे। आपने 23 साल की उम्र में पीएचडी पास कर ली थी और आपने बहुत सी ऐसी डिग्रीज जिनके लिए कई साल रिक्वायर्ड था उनको मुख्तसर दुरानिये में मुकम्मल किया। ओपनहाइमर क्वांटम फिजिक्स के माहिर थे। उन्होंने एटम बॉम्ब बनाने के लिए जो क्रिटिकल मास कैलकुलेशन होती है उसमें नहायत ही अहम किरदार अदा किया। क्रिटिकल मास कैलकुलेशन वो कम से कम मिकदार होती है जो आपको प्लूटोनियम या यूरेनियम 235 की चाहिए होती है एक चेन रिएक्शन के लिए, और चेन रिएक्शन ही है जिसके बाइस आप एटमी धमाका कर पाते हैं। दोस्तों, ये बात करना आज के दौर में तो बहुत आसान मालूम होता है, लेकिन उस वक़्त बहुत से अननोन फैक्टर थे जिसको साइंसदानों ने अबूर किया। यहाँ तक कि जब ओपनहाइमर ने एटमी धमाके का टेस्ट करना चाहा तो यूएस आर्मी ने उनको प्लूटोनियम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक टेस्ट के नतीजे में वो प्लूटोनियम जो अभी तक बहुत कम मिकदार में पैदा हुआ था वो उसको ज़ाया कर बैठे। लेकिन ओपनहाइमर अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इस टेस्ट को लाजिम करार दिया। तो यहाँ पर उनकी बात मान ली गई और फिर वो दिन आ पहुंचा जब ट्रिनिटी टेस्ट किया गया। दोस्तों, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में 16 जुलाई सन 1945 को सुबह 5:30 पर ये एटम बॉम्ब टेस्ट किया गया। इस एटम बॉम्ब में सिर्फ 13 पाउंड प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था और इसको बहुत ही एक ऊंचे स्टील टावर के ज़रिए से और 100 फुट की हाइट पर इस एटम बॉम्ब को लटकाया गया। इस एटम बॉम्ब को नाम दिया गया गैजेट का, और ये एटम बॉम्ब जब डेटोनेट किया गया तो धमाका इस कदर शदीद था कि ओपनहाइमर कहते हैं कि मुझे खुद इसकी तवक्को नहीं थी, और इस धमाके के नतीजे में जो पूरा स्टील टावर था वो भाप बनकर फिजा में उड़ गया और 10 किलोमीटर दूर तक इस धमाके के असरात पैदा हुए। इस धमाके को देखने के बाद ही ओपनहाइमर के मुंह से वो मशहूर अल्फाज निकलते हैं जो भगवत गीता से हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। दोस्तों, ओपनहाइमर संस्कृत अच्छे से जानते थे और भगवत गीता से बहुत मुतासिर थे। इस ट्रिनिटी टेस्ट को हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि एटम बॉम्ब जिसका नाम लिटिल बॉय था उसको 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं समझा गया, उसके सिर्फ 3 दिन के बाद फैट बॉय नागासाकी पर गिरा दिया गया और जिसने तबाही की ना ख़त्म होने वाली दास्तान रकम कर दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह खबर सुनते ही कहा था वो इज़ मी। ये एक नहायत दुख भरा पैगाम था, और उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसानों ने इंसानियत के ख़ात्मे के लिए ख़ुद से ही एक हथियार बना डाला, जबकि कोई दूसरी ऐसी मखलूक उसने आज तक ऐसा काम नहीं किया कि उसने खुद को ख़त्म करने के लिए हथियार बनाया हो। इन धमाकों के नतीजे में तकरीबन 1,30,000 लोग लुक़्मा अजल बने। ओपनहाइमर इन धमाकों की तबाहकारी को देखकर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, और वो जब पहला बम गिराया गया हिरोशिमा पर तो वो उसको नेसेसरी ईवल उन्होंने करार दिया था, लेकिन जब नागासाकी पर भी बम गिराया गया तो वो इसको देखकर परेशान हो गए और वो उस वक़्त के स्टेट ऑफ वार के पास वाशिंगटन में खुद चले गए और उसको वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि ये पागलपन है और इसको बंद होना चाहिए। इसी असना में अमरीकी सदर रोजवेल्ट दुनिया से रुखसत हुए
और उनके बाद सदर बने ट्रूमैन। ट्रूमैन ने ओपनहाइमर को अपने सदारती दफ्तर में बुलाया ताकि उनकी खिदमात की तारीफ कर सके। लेकिन जब ओपनहाइमर की ट्रूमैन से मुलाकात होती है तो उसका इख्तिताम बहुत ही तल्ख होता है, क्योंकि ओपनहाइमर ने कहा कि मेरे हाथ खून में रंगे हुए हैं। उनको अपने इस एटमी प्रोग्राम पर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से ट्रूमैन बहुत शदीद गुस्से में आ गया और उन्होंने अपने स्टाफ को बुलवा कर ओपनहाइमर को बड़ी बेइज्जती के साथ अपने दफ्तर से बाहर निकलवा दिया। दोस्तों, ये वही शख्स है जिसकी एक झलक देखने के लिए उस वक़्त पूरा अमेरिका बेताब था और दुनिया में उसकी शोहरत के डंके बज रहे थे। ओपनहाइमर की एटमी प्रोग्राम मुखालफत और उनकी साबका वाबस्तगी जो कम्युनिस्ट नज़रियात के साथ थी, इस बिना पर उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और उनके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी सैंक्शंस लगा दी गई, जिसको देखते हुए उस वक़्त एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे साइंसदानों ने उसकी शदीद मुखालफत की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद तकरीबन 16 साल तक ओपनहाइमर की ज़िंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार रही। ताहम 1961 में जब अमरीकी सदर बनते हैं जॉन एफ कैनेडी, तो उन्होंने ओपनहाइमर की खिदमात के एतराफ़ में उन पर से पाबंदियाँ ख़त्म कर दी और उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अपना मुशीर मुकर्रर किया। ओपनहाइमर 1967 में 62 साल की उम्र में गले के कैंसर में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गए, और ऐसा होना बनता भी था क्योंकि वो बहुत बड़े चेन स्मोकर थे। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी डेड बॉडी को जलाकर उसकी राख अटलांटिक ओशन के एक जजीरे पर बहा दी गई और उस जजीरे का नाम रख दिया गया ओपनहाइमर, और वो जजीरा आज भी इसी नाम से जाना जाता है।